हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लगभग 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं बच्चों, और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, अंतिम तरफ बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और कोरिजन रस्टिंग क्या होता है, रेंसिटी क्या होती है। तो बच्चों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, कोरिजन रस्टिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, आना ही आना है। पिछला जो मेरा लेक्चर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसको आप लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो बस सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ हर तरह के न्यूज अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड हर बातें यहां पे शेयर की जाएंगी। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक एजुकेशन पहुंचे, यह हमारा पूरा कोशिश है। हमारे लेक्चर्स थोड़े से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर तरह के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इन चीजों को समझ लें, सीख लें। तो आओ बच्चों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के अंतिम टाइप्स को, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बात मैं और बता दूं, 10th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो बहुत ज्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। शुरू करते हैं बच्चों आज का सिलसिला, और पढ़ेंगे सबसे पहले एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन? देखो, जहां भी एक टर्म आए थर्मिक, थर्मिक का मतलब ही होता है बच्चों जहां पे टेम्परेचर निकल रहा हो, जहां पे हीट की बात की जा रही हो। और एक्जो का मतलब है आउटसाइड, यानी कि जब किसी रिएक्शन में हीट अथवा टेम्परेचर बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, उसी को बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड थ्रू आउट द रिएक्शन। रिएक्शन में हीट क्या होगा बेटा? बाहर की तरफ रिलीज होगा, और इसको हम बोल देंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन हम लिख देते हैं कि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है क्या। अब आप देख लो, CaO है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने पानी में मिलाया। आपको कई बार रिएक्शन मिल चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बोर्ड के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिला दोगे तो हीट बाहर की तरफ निकलेगा। इसकी आप प्रैक्टिकल किए होंगे, जब दीवारों पे रंगाई होती है, अब तो चूना कहीं लग नहीं रहा है, पहले के समय लगते थे, तो उस समय जो ही चूना वाटर में पड़ता था लगती थी हीट निकलने। और जब हीट निकलता है बेटा, तो इसमें हीट निकलने के साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बनता है, आपको पता ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां प्लस करके लिख दे रहे हैं हीट। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, और जिस रिएक्शन में यह हीट निकल जाएगा उसी को तो बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हमारे डेली लाइफ में भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब आप सोचोगे वो कहां पर? तो वह होता है बेटा रिस्पायरेशन में। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर रिस्पायरेशन में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसी टाइम हीट भी निकलता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो रिस्पायरेशन को कहा गया है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक का सिंपल सा मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड थ्रू आउट द रिएक्शन, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स बता दिया मैं, इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, घर पर कई बार आप देखे भी होंगे। एक और रिएक्शन मैं यहीं पर लिख दूं जिससे आपका डाउट और अधिक क्लियर हो जाए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी टूटेगा बच्चों तो C और O2 में तो टूटेगा ही टूटेगा, इसके साथ ही इसमें हीट भी निकलती है। एक तरीका बता दे रहा हूं, जहां भी रिएक्शन में बाहर की तरफ हीट लिखा हुआ है तो आप जान जाओ हीट उसमें से
रिलीज हुआ है। और जब हीट रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है यही रिएक्शन तो होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बाद अब बढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक पहले हम डेली एक्टिविटी का एग्जांपल दें। अभी मैंने बताया कि रिस्पायरेशन के समय हम एनर्जी अथवा हीट को बाहर निकालते हैं, तो ऐसा रिएक्शन हमारा हो गया एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या होगा? एनर्जी अंदर आएगी, हीट को हम एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे मैं बता दूं हीट को एब्जॉर्ब करने का तरीका जो डेली एक्टिविटी में वह है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट्स की जो लीफ का क्लोरोप्लास्ट है वहां पे सनलाइट आता है और फिर ये बन जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जहां भी एरो ऊपर की ओर है, एरो ऊपर की ओर बताता है कि ये क्या है बेटा? गैस है। जो गैस हल्की होती है ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें क्या होता है? सनलाइट, आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी है? सनलाइट। तो सनलाइट एक प्रकार का हीट तो है, सनलाइट से टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलता है, एनर्जी भी मिलती है। तो सनलाइट को इस प्रोसेस में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीफ का वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जहां पर हीट को, उष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे बेटा, वही तो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है, वहां हीट बाहर निकलेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, यहां हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो आप समझ गए होंगे जहां पे हीट बाहर निकला एक्सोथर्मिक, अंदर आया एंडोथर्मिक। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं N2 नाइट्रोजन, और इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो बनेगा बेटा NO। रिएक्शन बैलेंस कर लिया। NO को क्या बोलेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके साथ ही साथ हीट भी बाहर, सॉरी यहां पे हीट बाहर नहीं निकलेगा, हीट यहां लिया जाएगा, यानी हीट को यहां पे देना पड़ेगा। और जब हीट को आप दोगे किसी रिएक्शन में, यानी हीट जहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको मान लीजिए तोड़ना है, CaCO3 टूटेगा तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा? और बन जाएगा CaO। लेकिन जब ये टूटेगा कैसे? तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, और जिस रिएक्शन में हीट को देना पड़ेगा, जिस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, उसी को तो बोलेंगे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। तो एक्सो और एंडोथर्मिक दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डाउट है कमेंट करो, फिर से मैं बताऊंगा। अब हम इस चैप्टर के अंतिम हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, कोरिजन रस्टिंग। क्या होता है कोरिजन रस्टिंग, इसको समझते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों कोरिजन। कोरिजन की यहां मैंने डिफिनेशन लिखा है, अभी डिफिनेशन पर आएंगे। कोरिजन के बारे में पहले बता दूं, यह हर हाल में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोरिजन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोरिजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है कोरिजन? सीधे सीधे चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है डेफिनेशन पर? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन। ध्यान देंगे, स्लो कन्वर्जन, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है मेटल, किसमें? देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड, यानी जो मेटल है वो धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल कंपाउंड में, बाय द एक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, यानी एयर से जुड़ेगा। एयर का मतलब मॉइस्चर से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और तमाम गैसों से रिएक्शन कर लेगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, और बना लेगा अनडिजायरेबल कंपाउंड। इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या? कोरिजन। कोरिजन का मतलब है बेटा मॉइस्चर के संपर्क में आकर जो मेटल है वह अनडिजायरेबल, ऐसा कंपाउंड जो हम नहीं चाहते हैं। आप देखते होंगे जब लोहे
पर रस्टिंग ज्यादा होती है। कोरिजन और रस्टिंग एक ही चीज है। कोरिजन का इफेक्ट लोहे पर ज्यादा होता है, लोहे के अलावा तांबे पर होता है। कॉपर की जो बर्तन होती है वहां भी ग्रीन कलर लगते हैं दिखने। इसके अलावा और भी तमाम मेटल्स हैं जहां पर कोरिजन होता है। कोरिजन काफी नुकसानदायक है, मेटल्स की लाइफ को डिक्रीज कर देगा और ज्यादातर जगह मेटल को डैमेज कर देगा। कोरिजन कब होगा? जब वो किसी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, मॉइस्चर के संपर्क में आ जाए, या डिफरेंट जो गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके संपर्क में आएगा तो बोलेंगे कोरिजन। या इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलेंगे? रस्टिंग। और रस्ट क्या होता है जानो? रस्ट जो है रेडिश ब्राउन कलर का एक सबस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं जंग लगना बच्चों लोहे पर, वही तो है कोरिजन या रस्टिंग। दूसरी बात, कैसे बचा जाए कोरिजन से? हम सब चाहते हैं कोरिजन ना हो, क्योंकि कोरिजन क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ढेर सारे ब्रिज, पुल बनते हैं जहां पे मेटल्स का यूज होता है बेटा, तो कोरिजन नुकसानदायक है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि इसके ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? एक नंबर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गैल्वेनाइजेशन से क्या करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग को। गैल्वेनाइजेशन पे बेटा जिंक की लेयर होती है, एक जिंक की लेयर को चढ़ा देते हैं, जिससे वो जो लोहा है आयरन, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, रस्टिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको बता दो, मोटरसाइकिल आप देखते ही हैं तो जो उसकी फ्रंट व्हील है, अगली जो पहिया है, उसके ऊपर का जो साकर वाला हिस्सा है बच्चों, जो चमकता रहता है स्टील की तरह, शाइनिंग जिसमें आती है, वो गैल्वेनाइज किया गया है, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी गई है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई, रस्टिंग नहीं हुआ। रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट पॉलिश करते हैं। इसके अलावा कई जगह ऐसा भी होता है, इसका एलॉय बनाते हैं। एलॉय का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स करके बनते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एलॉय बनाना। तो एलॉय का भी निर्माण करके हम रस्टिंग से बच सकते हैं। तो ये रहा रस्टिंग, गैल्वेनाइजेशन, कोरिजन। अगली और अंतिम टॉपिक आपकी क्लास की है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी से भी क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में है। देख लेते हैं रैंसिडिटी होता क्या है बेटा। रैंसिडिटी का मतलब सिंपल सा है, यह एक इंग्लिश का शब्द है रैंसिड। रैंसिड का मतलब आपको पता होगा, नहीं जानते हैं तो जानिए। इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल, यानी ऐसा स्मेल जो आपको पसंद ना हो, जो हमें अच्छा ना लगता हो, इसी को बोलते हैं रैंसिड। यह एक इटालियन लैटिन वर्ड है बेटा। तो रैंसिडिटी का मतलब जब हम भोजन बनाते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें फैट लगा रहता है, ऑयल लगा रहता है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक ऐसी महक देगा, स्मेल, जो हमें पसंद नहीं आती है। इसी स्मेल को बोलते हैं रैंसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। इससे बचने के लिए क्या होता है कि जो फैट होती है, जो ऑयल के जो सरफेस पे लगा रहता है, उसको बचाते हैं कि ये ऑक्सीडाइज ना हो। जब वो होगा ऑक्सीडाइज, यानी जब उसकी ऑक्सीकरण होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो अनप्लीजेंट स्मेल आएंगे। इससे बचाने के लिए आप देखते होंगे जो चिप्स, कुरकुरे या जो पैकेट बंद सामान बिकते हैं दुकानों में, उनके अंदर आप देखेंगे रैपर खूब भारी भारी रहता है, रैपर फूला हुआ रहेगा, उसके अंदर गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है बेटा, क्या आप जानते हैं? वो गैस होती है नाइट्रोजन। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या होता है कि अंदर जब कोई गैस नहीं रहती है तो नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है, या उस फूड का, वो जो पैकेट के अंदर मटेरियल है, उसके ऑक्सीडेशन को रोकता है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि कोई खराब महक नहीं आएगी, रैंसिडिटी से बच जाएगा। तो रैंसिडिटी से बचने के लिए पहला प्रोसेस कि जो भी फूड मटेरियल है उनके अंदर पैकेट बंद मटेरियल में नाइट्रोजन गैस को ऐड कर दें। लेकिन क्या हर जगह नाइट्रोजन गैस को ऐड कर देंगे? यदि आपके पास शीशा भरा जार है जिसके अंदर आपने अचार रखा है, पीकल्स, तो वहां तो नाइट्रोजन गैस नहीं ऐड कर पाएंगे। तो वहां बचाने के लिए कि लंबे समय तक हमारा जो अचार है, पीकल्स है, अचार का सीजन चल रहा है, उसको सुरक्षित रखें, उसमें साल्ट को ऐड कर देते हैं बेटा। तो साल्ट भी एंटीऑक्सीडेंट है, रैंसिडिटी को रोकने का काम करता है।
एक और तरीका होता है, तमाम सारे मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जिनको उसमें डाल देंगे और फूड हमारा बच जाएगा ऑक्सीडेशन के होने से, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो जाहिर सी बात है फूड से अनप्लेजेंट स्मेल आएगी और प्रोसेस होगा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, कोरिजन और एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम डिस्कस किए हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास आप शेयर भी करते रहो वीडियो, जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने अधिक बच्चे जुड़ते जाएंगे, हमारा मोटिवेशन मिलता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 10th का चैप्टर हमने लगभग 5 या 6 लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड, बेस और साल्ट। इसके बाद हम अगले चैप्टर को ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो सेकेंड चैप्टर एसिड बेस ही है या मेटल है, मैं देख लेता हूं। जो भी सेकेंड चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 2 चैप्टर, फिर बायोलॉजी के 2 चैप्टर। यानी आपके चैप्टर्स रेगुलर मिलेंगे। हो सकता है कि किसी एक आध दिन ऐसा जाए कि वीडियो आपको ना मिले, उसका कारण स्लो इंटरनेट हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए अपलोड में लेक्चर कर दूं जिससे आपको बेनिफिट मिलते रहे, क्योंकि आपका समय कीमती है, बोर्ड एग्जाम आपके काफी नजदीक है। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, लेक्चर्स कैसा है, ये सारे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी कमेंट करिए। जल्दी हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक आपको देंगे जहां पे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हमसे पीडीएफ नोट्स मांग रहे हैं, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप इस लेक्चर्स को लीजिए, इसके क्वेश्चंस को लगाइए, जो डाउट है क्वेश्चन वो हमसे पूछिए और हम दोनों लोग मिलकर इस अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कराएं। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हैव ए गुड डे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।